हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग 5 सितंबर को इवनिंग सेशन में जेईई मेन का जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ पर इस तरह से, इन द सर्किट गिवन इन द फिगर करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर आर शोन, द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए इज। ओके, सो ये इस तरह से हमें सर्किट दिया हुआ है और इसमें जो रजिस्टर्स हैं उसमें से इस वाले रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है और इस ब्रांच में करंट 2 एम्पियर है, इस वाली ब्रांच में करंट 1 एम्पियर है। हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। ओके, दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट वी बी ए। इसी को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, इस तरह से। ओके, सो हम यहाँ पर पहले हम करंट देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे ये करंट यहाँ से आ रही है 1 एम्पियर इस जंक्शन पर और इस जंक्शन से 2 एम्पियर करंट आगे चली जा रही है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करें, सो यहाँ से 1 एम्पियर करंट आनी चाहिए। सो 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर इज 2 एम्पियर। ओके, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ए से बी के बीच में किरचॉफ्स लूप रूल जो होता है तो उसको ए से बी पॉइंट्स के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं एंड ए से बी तक हम जाएंगे, ए टू सी टू डी एंड देन बी। ओके, सो लेट्स यूज किरचॉफ्स वोल्टेज रूल बिटवीन ए सी डी एंड बी। सो ए से अगर हम स्टार्ट करेंगे, ए पर जो पोटेंशियल है वो हमने लिख लिया वी ए एंड देन हम जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कैलकुलेट करते चलेंगे। सो यहाँ पर हम लोअर से हायर गए, सो +1 का गेन है एंड देन फिर यहाँ पर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इधर पोटेंशियल गेन होगा। सो वी कैन राइट आई आर दैट इज़ 1 × 2, सो +2। और फिर यहाँ पर हम गए हायर से लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप है, डिक्रीज है, सो हम उसको क्या लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू, हम कहाँ पहुँच गए, बी पर। सो इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ बी। अब यहाँ से हम वी बी माइनस वी ए देखें तो क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू -2 + 2, ये कैंसिल हो गया, सो +1 बचेगा। सो पोटेंशियल ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज +1 एंड ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a parallel plate capacitor has plate of length small l and width w and separation of plates is d. It is connected to a battery of EMF V, a dielectric slab of same thickness d and of dielectric constant 4 is being inserted between the plates of the capacitor. At what length of the slab inside the plates will be energy stored in the capacitor be 2 times the initial energy stored. सो इस तरह से हमें दिया हुआ है, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन d है और प्लेट्स की लेंथ जो है वो l है और उसकी विड्थ जो है वो w दे रखी है। दैट मीन्स कि प्लेट का जो एरिया होगा वो हो जाएगा l × w। ओके, एंड यहाँ पर डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जा रहा है। सो डायलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी लेंथ डायलेक्ट्रिक स्लैब की कैपेसिटर के अंदर हो कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इनिशियल एनर्जी का डबल हो जाए। ओके, सो पहले ये डायलेक्ट्रिक नहीं है एंड यहाँ पर जो सप्लाई लगी है वो है V, EMF V है एंड कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हम लिख लेते हैं। सो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज ½ CV², इस तरह से हो जाएगा। या फिर हम ये काम कर सकते हैं कि चूँकि सप्लाई लगी हुई है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होती है दैट इज ½ CV², V सेम रहना है, ये फैक्टर भी सेम रहना है। सो वी कैन से कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। ओके, सो अगर पोटेंशियल ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डबल हो रही है, दैट मीन्स कि जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो इनिशियल कैपेसिटेंस की डबल हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। सो इनिशियल जो कैपेसिटेंस हमारी है उसको हम लिख सकते हैं क्या, ε0 A प्लेट का एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा L × W अपॉन प्लेट सेपरेशन। दिस इज इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बाद में इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, सो इतने पोर्शन में, जितने पोर्शन में डायलेक्ट्रिक है वो एक अलग कैपेसिटर होगा, बाकी जिसमें एयर है वो दूसरा अलग होगा और ये दोनों पैरेलल में कंबाइन होंगे। लेट्स कॉल दिस कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं और जिसमें एयर है उसकी कैपेसिटेंस हम C2 ले लेते हैं। सो C1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ε0
और यहाँ पर जो एरिया होगा वो हो जाएगा x इंटू डब्ल्यू। सो x, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो k एप्सिलॉन नॉट एंड x इंटू डब्ल्यू इज एरिया अपॉन d, ये हुआ C1। इसी तरह से C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एरिया, इसकी लेंथ है L माइनस एक्स, सो L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल D, ये हो जाएगा। अब ये C1 C2 पैरेलल में कंबाइंड है, सो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हो जाएगी सिंपली C1 प्लस C2। सो इन दोनों को हमें ऐड करना है, पहले से जो चीज़ें कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D ये कॉमन है, एंड देन यहाँ पे बचा L माइनस एक्स और ऊपर बचेगा K इंटू एक्स। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट W अपॉन L, और यहाँ से हम x कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा k माइनस 1 प्लस L। दिस इज फाइनल कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डायलेक्ट्रिक ऑफ लेंथ x। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है वो इस इनिशियल कैपेसिटेंस का डबल है। सो दिस एप्सिलॉन नॉट W अपॉन, सॉरी यहाँ पर ये L नहीं है, ये D है, यू कैन सी हियर, दिस इज D। सो एप्सिलॉन नॉट W अपॉन D इंटू x k minus 1 plus L is equal to 2 times of this value. So this is equal to 2 epsilon naught L into W upon D. Okay, so epsilon naught W upon D ये हमने कैंसिल कर लिया, और यहाँ पर हमारे पास बचा x into k minus 1 plus L is equal to 2 times of L. So एक इधर ले जाएंगे, so ये हो जाएगा x into k minus 1 is equal to L, या फिर x is equal to L upon k minus 1, ये आ गया। So this should be the length। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। So L तो लेंथ है उसकी, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो डायलेक्ट्रिक स्लैब का है दैट इज 4, so 4 minus 1 is 3। ओके, सो L/3 लेंथ डायलेक्ट्रिक स्लैब की जब कैपेसिटर के अंदर होगी तब जो कैपेसिटेंस है सिस्टम की वो इनिशियल का डबल हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली जो एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो भी डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 charges are placed on the circumference of a circle of radius capital R with constant angular separation between successive charges. Alternate charges 1, 3, 5, 7 and 9 have charge plus Q each, while 2, 4, 6, 8, 10 have charge minus Q each. The potential V and electric field E at the center of the circle are respectively. ओके, सो इस तरह से सर्कल पर 10 चार्जेस दिया हुआ है, और चार्जेस जो है वो ऑल्टरनेटली है प्लस क्यू प्लस माइनस इस तरह से। सो जितने चार्जेस प्लस है उतने ही माइनस है। हमें यहाँ पर सेंटर पर पोटेंशियल और फील्ड दोनों की नेट वैल्यू क्या होगी कैलकुलेट करना है। सो पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें इस पॉइंट पर, सो इस पॉइंट से सारे ही चार्जेस सेम डिस्टेंस पर है। इन दैट केस पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू k टाइम्स नेट चार्ज अपॉन द कॉमन डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर ये दिया हुआ है r, रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेट चार्जेस अगर देखें तो नेट क्या आ जाएगा, 0, सबको हम ऐड कर दें। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे कैसे है। तो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे, और उसके सामने जो ये माइनस क्यू है उसकी वजह से होगी टुवर्ड्स। तो इन दोनों का जो फील्ड वेक्टर होगा वो एक ही डायरेक्शन में है और ऐड हो जाएगा। सो इस डायरेक्शन में आएगा हमारा फील्ड वेक्टर। फिर इस तरह से इस माइनस क्यू को और उसके सामने जो प्लस क्यू है इसको देखें, सो इसकी वजह से अवे और उसकी वजह से टुवर्ड्स, तो ये वाला फील्ड वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली ये जो चार्ज है इसकी वजह से अवे और इसकी वजह से टुवर्ड्स, तो ये फील्ड वेक्टर आएगा इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पर ये क्या है नेगेटिव और ये उसके सामने पॉजिटिव है, तो अवे एंड टुवर्ड्स ये आ जाएगा हमारा फील्ड वेक्टर। एंड देन इस ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इस तरफ आएगा फील्ड वेक्टर। बाकी आगे हमने सब ऐड कर लिया है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो फील्ड वेक्टर्स हैं ये सब इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे। दो चार्जेस की वजह से फील्ड ये एक वेक्टर उसके लिए हमने बनाया है। सो ऑल आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी
मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम है और सबके बीच में जो सेपरेशन आ रही है वो भी सेम है, एंगुलर सेपरेशन जो है वो सेम है। तो इस तरह से जब वेक्टर्स होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और सक्सेसिव वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो सेम है, इन दैट केस नेट कम्स आउट टू बी जीरो। सो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेंटर पर वो भी जीरो हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। इस तरह से हम फील्ड लाइंस बनाकर देखें तो, एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, an iron rod of volume 10 raised to the power minus 3 meter cube and relative permeability 1000 is placed as a core in a solenoid with 10 turns per centimeter. If a current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod will be. इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सो उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन ये सब डिस्कस किया है एक टॉपिक में, उसी के बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो मैग्नेटाइजेशन उस और मैग्नेटिक फील्ड उसी से रिलेटेड हम एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं H। ओके, ये जो वेक्टर H होता है मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं B नॉट अपॉन म्यू नॉट। ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। सो सॉलिनॉइड में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज वेक्टर H। ओके, सो यहाँ पे हमें मालूम है कि ये क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, तो ये बचेगा सिंपली एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। फर्दर इस H का रिलेशन मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जो होता है M उसके साथ क्या होता है, M इज इक्वल टू होता है काई H। ओके, सो ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसका जो रिलेटिव परमियाबिलिटी है उसके साथ रिलेशन होता है 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर। दैट मीन्स काई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर माइनस 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं, और फर्दर H की जगह हम ये लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे, एंड मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो हम डिफाइन कैसे करते हैं, वो होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ से हम अगर ये वेक्टर निकाल लें, सो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा उस रॉड का वो कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। ओके, सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दिस कैपिटल M यूजिंग दिस रिलेशन। सो M इज इक्वल टू काई विच कैन बी रिटन एज म्यू आर माइनस 1 इंटू H विच इज N इंटू आई, ये हो जाएगा। और हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी म्यू आर माइनस 1 इंटू N आई into volume of the rod। okay, म्यू आर की वैल्यू दे रखी है 1000 माइनस 1, एंड स्मॉल n जो दे रखा है 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। सो पर मीटर अगर हम करेंगे सो वो हो जाएगा अगेन 1000, एंड करंट जो सॉलिनॉइड में है वो है 0.5, एंड जो वॉल्यूम है वो है 10 to the power minus 3। सो 10 to the power minus 3 1000 से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही आएगी। सो 1000 इंटू 0.5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10 to the power plus 2। okay, this is what magnetic moment which is ampere meter square। so ये होगा हमारा आंसर, एंड ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, an infinitely long straight wire carrying current I, one side opened rectangular, okay, and one side opened rectangular loop and a conductor C with a sliding connector are located in the same plane as shown in the figure. The connector has a length small l and resistance capital R. It slides to the right with a velocity v. The resistance of the conductor and the self inductance of the loop are negligible. The induced current in the loop as a function of separation R between the connector and the straight wire is। so इस तरह से हमें एक वन साइडेड ओपन लूप दिया हुआ है, और उस लूप में एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसकी लेंथ L है और उसका अपना रेजिस्टेंस R है। ये कनेक्टर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर v स्पीड से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और यहीं पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा हुआ है विच कैरीज अ करंट I, और इस करंट की जो कनेक्टर है उससे सेपरेशन गिवन टाइम मूवमेंट पर R दे रखी है। सो इसमें जो करंट फ्लो होगी इस लूप में, अच्छा ये जो लूप है जो वन साइडेड ओपन लूप है उसका अपना रेजिस्टेंस 0 है,
सो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो रॉड है या कनेक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। सो ये एक बैटरी की तरह से काम करेगा, इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो ये बैटरी हो जाएगी और उसका अपना जो रेजिस्टेंस है उसको हम यूज करके वी कैन कैलकुलेट कि उस लूप में कितनी करंट फ्लो होगी। ओके, इसके लिए इसको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। एक तो हम फैराडेज लॉ यूज़ कर सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स हम कैलकुलेट करें एंड देन उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, दैट विल गिव अस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर वहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। दूसरा एक और अप्रोच होती है कि इस कनेक्टर पर जो चार्जेस हैं, जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर हम फोर्स कैलकुलेट कर लें, कितना फोर्स लग रहा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एंड देन उस फोर्स की वजह से इस एंड से इस एंड तक जाने में कितना वर्क डन होगा, देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी नथिंग बट ईएमएफ। ओके, सो उस तरह से भी हम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वाली अप्रोच इस सिचुएशन में ज़्यादा इजी होगी हमारे लिए। सो लेट अस ट्राई दैट। सो इस कंडक्टर की वजह से इसकी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पर। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाएगी। ओके, अब इस कंडक्टर पे जो चार्ज पार्टिकल है, से Q इलेक्ट्रॉन है, Q ही ले लेते हैं। सो उस पर जो फोर्स लगेगा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनटू द बोर्ड, और कनेक्टर राइट साइड में मूव कर रहा है, सो चार्ज पार्टिकल्स भी राइट साइड में मूव कर रहे हैं। सो फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री यहाँ पर। सो हमें यहाँ पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सो दैट विल बी सिंपली QVB। ओके, और इस फोर्स की वजह से चार्जेस L डिस्टेंस मूव करेंगे, देन वर्क डन विल बी QVBL, ये हो जाएगा वर्क डन, एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज EMF। सो EMF इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी Q डिवाइड हो जाएगा, सो VBL, ये बचा। सो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस दिस कनेक्टर। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू रख के ये कैलकुलेट कर लें कितना EMF इंड्यूस हो रहा है। सो V एंड दिस इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इनटू L, ये हो गया EMF। अब इतना EMF है और इसका रेजिस्टेंस टोटल R है, सो जो लूप में, इस लूप में करंट होगी दैट विल बी EMF अपॉन कैपिटल R। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये अलग कर लिया, VIL upon R into capital R. So capital R into small r. This is the current when the separation between the connector and this long wire is small r. So अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो I है वो इस R के साथ चेंज हो रही है, जैसे जैसे कनेक्टर दूर जाएगा R की वैल्यू बढ़ेगी एंड करंट लूप में डिक्रीज करेगी। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer, IVL लिखा हुआ है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 is the right answer। अगला क्वेश्चन हमारा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ्स सरफेस एट द पोल इज स्मॉल g एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा. An object is weighed at the equator and at a height h above the poles by using a spring balance. If the weights are found to be same, then the value of h is. और यहाँ पर जो height दी हुई है पोल पे वो रेडियस से बहुत कम है, h is much smaller than r. Okay, so इक्वेटर पर अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, so वो आता है g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई. ये होता है एक्सप्रेशन g का इक्वेटर पर. अगर हम वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का जो कंपोनेंट है उसको भी काउंट करें तो ओके. अब ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर ये जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0. सो cos 0 will become 1. So at equator the value of g is g minus r ओमेगा स्क्वायर. और पोल्स पर अगर हम चले जाएं तो पोल्स पर ये हो जाएगा 90 डिग्री. सो ये वाला टर्म एब्सेंट हो जाएगा. पोल्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है. सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी सिंपली g. बट पोल्स पे अगर हम h हाइट ऊपर जाएंगे तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा h हाइट के साथ, अगर h r के कंपैरिजन में बहुत कम है तो उसकी वैल्यू आती है g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है. सो इनको इक्वेट कराकर h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम
मल्टीप्लाई कर लेते हैं g एंड देन -2gh अपॉन कैपिटल R। सो ये g दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम उधर ले जाएं। सो दिस बिकम्स r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज इक्वल टू h। इस हाइट पर, पोल्स पर, इस हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस वैल्यू के बराबर होगा इक्वेटर पर। ओके, सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड S1 एंड S2 produce sound waves of same wavelength, lambda is equal to 1 meter in phase. S1 and S2 are placed 1.5 meter apart. See figure. A listener located at L directly in front of S2 finds that the intensity is at a minimum when he is 2 meter away from S2. The listener moves away from S1 keeping, this should be S2. The listener moves away from S2 keeping his distance from S2 fixed. The adjacent maximum, ये ध्यान देना है, the adjacent maximum of intensity is observed when the listener is at a distance small d from S1, then d is. सो यहाँ पर हमें वेव्स का जो इंटरफेरेंस है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। दो साउंड के सोर्सेज हैं S1 S2, और S1 S2 के सामने L एक पॉइंट है, वहाँ पर एक लिसनर को मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई दे रही है। देन वो S2 से कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब एक सर्कल पर चल के किसी दूसरे पॉइंट से M पर पहुँच रहा है, और वहाँ पर उसको फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दे रही है। सो L और M क्या है, एडजेसेंट मिनिमा एंड मैक्सिमम है। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है S1 से यहाँ M तक की D, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो L पॉइंट के लिए अगर हम देखें, सो S2 से L की डिस्टेंस ये 2 मीटर है, दिस इज 1.5 मीटर। सो S1 L जो डिस्टेंस होगी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सो दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा 1.5 स्क्वायर, दैट इज 2.25 प्लस 2, दैट इज 4। सो 4 प्लस 2.25 इज 6.25, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। सो S1L जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर। अब S2 और S1 से यहाँ की जो पाथ डिफरेंस है वेव का, वो हम कैलकुलेट करें, सो क्या आ जाएगा, द पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 इज S1L माइनस S2L, और S1L हमने कैलकुलेट किया है 2.5 और S2L 2 है, सो दिस इज 0.5, ये आ जाएगा। ओके, फर्दर M पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, S1 विच इज D। सो द नेक्स्ट पाथ डिफरेंस M पॉइंट के लिए ये क्या हो जाएगा, S1M माइनस S2M, S1M इज D, S2M इज अगेन 2, ये है पाथ डिफरेंस M पॉइंट के लिए। अब हमें एडजेसेंट मिनिमम और एडजेसेंट मैक्सिमम के केस में ये मालूम है कि जो पाथ डिफरेंस है उसमें जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इन द पाथ डिफरेंस फॉर एडजेसेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम इज हाफ लैम्डा। ओके, एक मैक्सिमम के बाद उसका नेक्स्ट मिनिमम, या मिनिमम के बाद नेक्स्ट मैक्सिमम हाफ वेवलेंथ के बाद मिलता है हमें। ओके, सो इस पॉइंट तक जो पाथ डिफरेंस है और इस पॉइंट तक जो पाथ डिफरेंस है, उन दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ओके, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 फॉर एडजेसेंट मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो ये वैल्यू है यहाँ पर d माइनस 2 माइनस दिस इज 0.5, एंड लैम्डा की वैल्यू दे रखा है 1, सो 1/2 इज अगेन 0.5। सो अब ये सारी वैल्यू 0.5 उधर गए, प्लस 1 हो गया, और 2 उधर हो जाएगा, सो 3 हो जाएगा टोटल। सो d इज इक्वल टू 3 मीटर। सो पॉइंट M के लिए S1 से जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। सो ऑप्शन अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a driver in a car approaching a vertical wall notices that the frequency of his car horn has changed from 440 Hz to 480 Hz when it gets reflected from the wall. If the speed of sound in air is 345 meter per second, then the speed of the car is. सो ये है कार, और इसने एक साउंड प्रोड्यूस किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी से न्यू नॉट है, और वही साउंड फिर रिफ्लेक्ट होकर उसके पास जब आ रहा है तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 440 है, 440 है सॉरी, और बाद में जो वो रिसीव कर रहा है वो 480 है। सो दिस इज 440 एंड दिस इज 480। अच्छा, अब ये जो साउंड है ये एक वर्टिकल वॉल से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है,
और ये है कार, ये सोर्स, तो सोर्स मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर, ये लिसनर है। सो लिसनर इनिशियली रेस्ट पर है और सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, तो जो वॉल है उस पर जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी और फिर वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होगी, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये सोर्स हो जाएगा और ये लिसनर हो जाएगा। लिसनर फिर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी अगेन मॉडिफाई होकर लिसनर तक पहुंचेगी। सो यहाँ पर हमें डॉपलर इफेक्ट ये है, इसको यूज़ करना है। सो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होती है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन होने की वजह से, दैट इज इक्वल टू न्यू नॉट v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस, ये होता है जनरल फॉर्मूला। सो पहली सिचुएशन यहाँ से साउंड यहाँ पर आया, उसके लिए हम करें तो जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, दैट विल बी न्यू नॉट इन टू, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड से v, और यहाँ पर सोर्स स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द कार डिवाइडेड बाय सोर्स स्टेशनरी है तो सिंपली v, ये हो जाएगा। दूसरी बार सो ये जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुई है वही रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स मूव कर रहा है, तो यहाँ पर हमें माइनस लेना है। सो न्यू डबल डैश विल बी न्यू डैश इन टू वी अपॉन वी माइनस वी ऑफ द कार, ये हो जाएगा। और न्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, सो विच इज़ न्यू नॉट इन टू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइडेड बाई वी इन टू वी अपॉन वी माइनस वी सी, ये हो जाएगा। सो ये वी यहाँ से कैंसिल हो गई और जो फ्रीक्वेंसी उसने रिसीव किया है वो है 480, और ओके यहाँ पे लिख लेते हैं, और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 440 इनटू हमारे पास क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 345 प्लस वेलोसिटी ऑफ कार डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड 345 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम 4 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा 11। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इंटू 12, सो 12 टाइम्स 345 minus 12 VC is equal to 11 times 345 minus 11 VC, sorry, plus 11 VC. So 12 times 345 minus 11 times 345 is simply 345 is equal to 11 VC plus 12 VC is 23 VC. Okay, so VC is equal to क्या आ जाएगा 345 upon 23 ये आएगा। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। सो इसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। सो ऑप्शंस अगर आप देखिए सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, in an adiabatic process the density of a diatomic gas becomes 32 times its initial value. The final pressure of the gas is found to be n times the initial pressure, then the value of n is. So final pressure gas का यहाँ पर हमें दिया हुआ है n times the initial pressure P1. Okay, और क्या कह रहे हैं कि डेंसिटी जो उसकी है it becomes 32 times the initial value. अब यहाँ पर डेंसिटी अगर हम देखें सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सिंस मास जो सैंपल का है वो कांस्टेंट रहना है तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये हो जाएगी। अगर डेंसिटी 32 टाइम्स बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या होगा 32 टाइम्स कम हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम इज 32 टाइम्स लेस देन द इनिशियल वॉल्यूम। ओके, एंड ये हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हमें मालूम है PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। यहाँ हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा। ओके, एंड यहाँ पर जो गैस है वो है डायटोमिक गैस। सो डायटोमिक गैस के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रूम टेम्परेचर पर वो होती है 5। एंड गामा की वैल्यू हम डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे कैलकुलेट करते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5 है, सो ये हो जाएगा 5 + 2 दैट इज 7/5। ओके, सो फॉर डायटोमिक गैस दी गामा Cp/Cv का जो रेशियो है दैट इज 5। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, P2 P1 तो ये हो जाएगा, और V1 यहाँ पर हम V1 को क्या लिख सकते हैं 32V2 लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 32V2
to the power gamma is equal to P2 which is n times P1 and then V2 to the power gamma, ये हो जाएगा. So P1 दोनों तरफ से हमने कैंसिल कर लिया, V2 पावर दोनों तरफ सेम है, so V2 भी कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा यहाँ पर n इज इक्वल टू 32 टू द पावर गामा विच इज 7/5. ओके, 7/5. सो इसका मतलब यहाँ पे हमें 32 का 5th रूट कैलकुलेट करना है एंड देन उसकी पावर 7 टाइम्स रेज करना है. ओके, सो 32 का 5th रूट अगर आप कैलकुलेट करें दैट इज 2 एंड 2 रेज टू द पावर 7 अगर हम करेंगे सो वो आ जाएगा 128. सो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 128 एंड ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है a radioactive nucleus decays by two different processes. The half-life for the first process is 10 seconds and that for the second is 100 seconds. The effective half-life of the nucleus is close to. Okay, so एक न्यूक्लियस है और वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस से डिके हो रहा है. ओके, हो सकता हो अल्फा डिके भी हो रहा हो एंड एट द सेम टाइम बीटा डिके भी हो रहा हो. सो एक से ज़्यादा डिके, पैरेलल डिके जब होता है तो उसके केस में जो डिके कांस्टेंट होता है, इफेक्टिव डिके कांस्टेंट, दैट इज सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ डिके कांस्टेंट फॉर एवरी प्रोसेस, ये हो जाएगा. एंड डिके कांस्टेंट अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो हमें मालूम है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा, ये होता है. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1/t इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2. ओके, ये t इज फॉर हाफ लाइफ एंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले प्रोसेस से जब डिके हो रहा तो हाफ लाइफ क्या है, 10 सेकेंड है, सो दिस इज 1/10. दूसरे प्रोसेस में वो 100 सेकेंड है, सो दिस इज 1/100. ओके, सो यहाँ पर एलसीएम लेके अगर हम कैलकुलेट करें इसको हम लिख सकते हैं 10/100, सो 10 + 1 इज 11 अपॉन 100, ये आ जाएगा. सो टी इफेक्टिव, द इफेक्टिव हाफ लाइफ इज 100 अपॉन 11, ये आएगा एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें सो 11 9 is 99 एंड 9 point something आएगा अप्रॉक्सीमेटली. ये जो वैल्यू है this will be very close to 9. So effective half life is close to 9 seconds and options अगर आप देखिए so option number 1 is the correct answer. Okay, next question हमें दिया हुआ है a ring is hung on a nail. It can oscillate without slipping or sliding. First in its plane with a time period t1 and next back and forth in a direction perpendicular to its plane with time period t2, then the ratio t1 and t1 upon t2 will be. So यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी. इस तरह की एक रिंग है और इसको हमने एक नेल पर सस्पेंड किया है, लेट अस से फिंगर, इसको हम नेल सपोज कर लेते हैं. इस तरह से हमने यहाँ पर इस पर फिक्स किया है और इसका ऑसिलेशन दो तरह से हो रहा है. एक तो ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है, ये अपने प्लेन में ही ऑसिलेट कर रही है लाइक दिस. ओके, तो इस ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है t1. द रिंग इज ऑसिलेटिंग इन इट्स प्लेन. दूसरी बार ऑसिलेशन हो रहा बैक एंड फोर्थ, अपने प्लेन से बाहर आ रही है एंड प्लेन से इधर दोनों तरफ बाहर की तरफ मूव कर रही है. सो बैक एंड फोर्थ जो ऑसिलेशन हो रहा है उसके लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है t2. ओके, सो ये t1 एंड t2 का रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ऑसिलेशन अगर हम देखें बैक एंड फोर्थ या इस तरह से जो ऑसिलेशन है, दोनों ही केस में दिस इज अ फिजिकल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है दैट इज इक्वल टू 2πi अपॉन mgl, ये होता है. ओके, जहाँ पर L क्या है, सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल पेंडुलम और हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर रखा है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही है, इसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास. सो जो पाइवट पॉइंट है वहाँ से सेंटर ऑफ मास तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लेते हैं L. Okay, so this is L, this is mass and this is moment of inertia about the axis जिसके about वो instantaneously object rotate कर रहा है. Okay, and I would like to mention one point here. This is an ornament. It is very beautiful in appearance, but there is another aspect of beauty
when you use nature to understand this beautiful object. Okay? There is another beauty in understanding nature, of course. Okay, so let's focus, let's try to solve the problem. So यहाँ पर हमें एक बार ये जो रिंग है, we will have to use this again. इस तरह से जब इसका ऑसिलेशन हो रहा है, सो ये है एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये उसकी एज से पास हो रही है. ओके, सो सेंटर के अबाउट जो एक्सिस होती है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr². तो इस तरह से कुछ हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², एंड यहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो उसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, और इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी mr² प्लस mr², दैट इज 2mr², ये हो जाएगा. और दूसरे केस में जब इसका ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ हो रहा है तो उस टाइम पर रोटेशन जो हो रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है. दिस इज द एक्सिस अबाउट विच, लेट मी शो यू दिस क्लियरली, दिस इज द एक्सिस, दिस वन, जिसके अबाउट वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है. ओके, सो एक्सिस जब इस तरह से होगी और इसके अबाउट रोटेशन होगा, सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, एंड देन फिर उसमें mr² और ऐड करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा 3mr²/2, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि ये है हमारी एक्सिस, और एक्सिस से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी r है और यहाँ पर भी r है. ओके, सो अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम देख लेते हैं, हम प्रोपोर्शनैलिटी पहले समझ लेते हैं. मास दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट हैं, मास सेम है, g सेम है, l भी सेम है. सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, सो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिड्यूस हो गया. सो T1/T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2mr² डिवाइडेड बाय, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 3mr²/2, ये हो जाएगा. सो mr² कैंसिल हो गया, 2 × 2 4, बाहर आके 2 हो जाएगा अपॉन √3. सो रेशियो विल कम आउट टू बी 2/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर. एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन हमारा है, इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज. सो इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 2 सोर्सेज लगे हुए हैं. इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो इसको कई सारे मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के. हम यहाँ पर ये वाला सोर्स ले रहे हैं और उससे एक चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं. इससे चार्ज Q चार्ज इसने सप्लाई किया, तो ये Q चार्ज इस पर पहुंचेगा. फर्दर ये Q चार्ज इस जंक्शन पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. से इधर Q डैश गया, इस वाले कैपेसिटर पर Q डैश है, और इस वाले कैपेसिटर पर कितना पहुंचेगा, Q - Q डैश पहुंचेगा. ओके, एंड चार्जेस की वजह से जो पोलैरिटी होगी वो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा. फर्दर यहाँ चार्ज पहुंच रहा तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड यही चार्ज आगे गया है तो ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से पोलैरिटीज हो जाएंगी. अब इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर लूप रूल, जंक्शन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स कॉल दिस लूप नंबर 1, एंड इसमें हम क्लॉकवाइज सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज आवर लूप नंबर 2, इसमें भी सारे क्लॉकवाइज हम पोटेंशियल ड्रॉप्स कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स कैलकुलेट ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन दिस लूप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. सो इस तरह से हमने यहाँ पर मूव करना शुरू किया. सो देर इज़ अ ड्रॉप, देर इज़ यहाँ पर डिक्रीज है. सो ये हो जाएगा -6, एंड देन फिर हम माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे. सो देर इज़ गेन इन पोटेंशियल विच इज़ V इज इक्वल टू Q/C, दैट इज़ Q डैश अपॉन 5. सो प्लस Q डैश अपॉन 5, एंड देन फिर हम इधर मूव कर रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ. देर इज़ अगेन गेन. सो ये हो जाएगा Q/4 इज इक्वल टू 0. जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए. सो इसमें अगर हम देखें, सो इस 6 को इधर ले जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में और 6 को उस तरफ ले जाएं. सो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 5. सो 4Q डैश प्लस 5Q इज इक्वल टू 6 × 20 इज 120. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया. नाउ लेट्स मूव इन लूप नंबर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट,
एंड यहाँ से हमने इधर चलना शुरू किया, प्लस से माइनस की तरफ गए, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? Q डैश अपॉन 5 एंड देन फिर इसके अक्रॉस मूव किया, सो देयर इज गेन विच इज 6 फिर यहाँ पर इसके अक्रॉस चले, सो माइनस से प्लस की तरफ गए, गेन है अगेन, सो ये हो जाएगा प्लस Q माइनस Q डैश अपॉन कैपेसिटेंस इज 2 इज इक्वल टू 0। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर हमने गलत कर दिया। यहाँ से स्टार्ट किया था, प्लस से माइनस की तरफ गए, सो देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल, तो ये माइनस साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर गेन है, प्लस होगा, और यहाँ पर भी गेन है, सो ये भी प्लस होगा। ओके, अब इसको हम क्या करें, इसको राइट साइड में लेके जाएं। दिस इज Q डैश अपॉन 5, ये हो जाएगा माइनस Q डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये हो गया। एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें पूरे इक्वेशन को, सो ये हो जाएगा 2Q डैश एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर बचेगा 5, सो माइनस माइनस प्लस 5Q डैश और 2Q डैश यहाँ पर है, सो दिस इज टोटल 7Q डैश एंड देन 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे बचेगा 5, सो माइनस 5Q इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 60। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम देखें, सो प्लस 5Q माइनस 5Q ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा। सो 1 और 2 को अगर हम ऐड कर लें, सो प्लस 5Q माइनस 5Q कैंसिल हो गया, 4Q डैश प्लस 7Q डैश इज 11Q डैश इज इक्वल टू 120 प्लस 60 इज 180, ये हो जाएगा। सो फाइनली Q डैश इज इक्वल टू 180 अपॉन 11, ये आ जाएगा। और यही हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 11 इज 16.36 माइक्रो कूलम, ये हो जाएगा। This is the charge on 5 microfarad capacitor. So options अगर हम देखें, so option number 2 is the right answer. Okay. So ये था 5 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था जेईई मेन का, उसका फिजिक्स का सेक्शन। अभी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।